रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक करके ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये केमिस्ट्री का प्यारा सा सेशन, जिसका नाम होने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं हूं आप सबका केमिस्ट्री वॉरियर जय सिंह मौर्य। स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं हम, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। और पूरी केमिस्ट्री में ध्यान समझिएगा, पूरी केमिस्ट्री का बेस यहीं से बनना स्टार्ट होगा। कैलकुलेशन पार्ट के सारे टॉपिक्स यहीं से स्टार्ट होंगे। हर वो बार जब मोल का नाम लिया जाएगा तो इस शख्स को याद किया जाएगा। उस शख्स का नाम क्या है? लिखता हूं मैं, एटॉमिक मास। यह शख्स ऐसा है जो हमेशा याद किया जाएगा, और याद करने वाली चीज भी है, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि एटम, मॉलिक्यूल, उनकी एग्जिस्टेंस कैसी है, कौन भारी है, कौन हल्का है, और कौन कैसे पार्टिसिपेट करता। बहुत सारी चीजें जिनको हम सीखने वाले हैं, वो सब टर्म किसके अंदर आने वाले हैं? वो एटॉमिक मास के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? एटॉमिक मास के अंदर आएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं, एकदम दिल थाम के बैठिएगा और बहुत मजा आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत ही मजा आएगा। आज तक इतने सरल वे में आपने एटॉमिक मास की कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, ना ही एटॉमिक मास को याद किया होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो हम शुरुआत से एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, इन सब की बात कर रहे थे, उसमें जो ये एटम टर्म आया है, उस एटम का मास, एक एटम का मास ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। बात समझिएगा गौर से। अगर किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आपको मिल गया है, इसका मतलब उसका एटॉमिक मास आपको मिल गया है। बात समझ आ रही है? पहला पॉइंट तो क्लियर हुई डिफिनीशन की। एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या है भाई? डिफिनीशन तो अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे, बट एटॉमिक मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास क्या होगा? एक एटम का मास क्या होगा? कौन बताएगा? एटॉमिक मास बताएगा। अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, यूनिट की बात करूं तो सबसे ज्यादा AMU यूज किया जाता है, और आजकल तो इसे यूनिफाइड मास U से भी यूज करते हैं, और आजकल इसे DA से भी यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं AMU का मतलब क्या है। इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, और इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। और डीए का मतलब क्या है? डाल्टन। डीए का मतलब क्या है? डाल्टन। तो एटॉमिक मास की यूनिट सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन वर्ड कौन सा यूज होने वाला है? AMU यूज होगा। कौन सा यूज होगा? AMU यूज होगा। क्लियर है? अब बात की जाती है कि AMU, भाई आपने कहा कि वेट नापना है तो किलोग्राम, ग्राम में नापो। ये AMU कौन सी चीज है? तो AMU के बारे में भी अपन डिटेल में सीखेंगे। पहले मैं चर्चा करता हूं कि AMU की जरूरत क्यों पड़ी। AMU की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप बात करोगे एटम की, तो हर एक एटम का कुछ ना कुछ मास होता है। हर एक एटम का कुछ ना कुछ मास होता है, और बहुत ही कम होता है। एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लगभग होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लगभग में होता है। अब ये इतनी बड़ी सी वैल्यू हमको याद करने में हमेशा दिक्कत देगी। जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन का निकालो, कार्बन का निकालो, तो आपको निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी भाई? इतनी बड़ी सी वैल्यू आप कैसे याद रखोगे? जैसे आप बात करो कार्बन का, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहा हूं, कहां से निकालना नहीं, याद करना है नहीं, बिल्कुल नहीं।
याद करना है? बिल्कुल नहीं। तो जैसे जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे हम साइंस में डेवलप करते गए चीजें, भाई डेवलप करेंगे तभी ना आप किसी ना नए चीज का आविष्कार करेंगे। तो एक टर्म जनरेट किया गया, AMU। क्या जनरेट किया गया? AMU जनरेट किया गया। और AMU का जो बेस था वो कौन था? कार्बन स्केल। देखिए मैं उसी की बात करूंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, और मैं उसी की बात करूंगा जो मॉडर्न में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास का कैलकुलेशन कौन से स्केल पे होता है? कार्बन 12 स्केल पे होता है। किसके स्केल पे होता है? कार्बन 12 स्केल पे होता है। होता क्या है ध्यान समझिएगा, एक तराजू लेते हैं एक तराजू लेते हैं और एक तरफ क्या करते हैं? 1/12 पार्ट इंटू कार्बन 12 का एटम लेते हैं। मतलब कार्बन 12 के एक एटम मास का कितना भाग लेते हैं? 1/12 भाग लेते हैं। कितना लेते हैं? 1/12 भाग लेते हैं। और उसको क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे, किसी भी एलिमेंट से कंपेयर करवाते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन से कंपेयर करवाया तो हमको समझ में आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहा हूं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या निकल के आई कि हाइड्रोजन तो कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स है। किसके? 1/12 पार्ट कार्बन 12 के। 1/12 पार्ट कार्बन 12 के। ये कार्बन 12 नहीं बल्कि मैं लिख दूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब क्या है? इसका एटॉमिक मास है कार्बन 12। जैसे मैंने ऑक्सीजन रखा यहां पे तो कितना टाइम्स आया? वो 16 टाइम आया इंटू समथिंग समथिंग समथिंग। जैसे ही यहां पे हमने सोडियम रखा तो सोडियम निकल के आया 23 इंटू समथिंग 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 समथिंग। ये याद नहीं करना है, ये तो साइंटिस्ट ने किया था, ये हमको थोड़ी ना याद करना है। साइंटिस्ट ने देखा कि यार ये जितने भी एलिमेंट है ना वो सभी क्या हो रहे हैं? किसी ना किसी के साथ क्या हो रहे हैं? रिवाइज्ड हो रहे हैं। किसी ना किसी के साथ क्या हो रहे हैं? रिवाइज्ड हो रहे हैं। रिवाइज्ड होने का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं आप तो इतना पार्ट सब में कॉमन आ रहा है। चाहे वो 1 टाइम्स आए, चाहे वो 16 टाइम आए, चाहे वो 14 टाइम्स आए, या चाहे 15 टाइम्स आए, मतलब कितने भी टाइम्स आए, बट वो वाला पार्ट क्या था? वो वाला पार्ट हमेशा कॉमन था। क्या था? हमेशा कॉमन था। तो आइए, तो साइंटिस्ट ने एक पैटर्न डिवाइड किया। क्या किया? एक पैटर्न डिसाइड किया और बोला कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 लिखना जरूरी है क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 13, कार्बन 14 एंड कार्बन 12। इक्वल टू क्या लिया? 12 AMU लिया। क्या लिया? 12 AMU लिया। ये उन्होंने बेस माना। क्या माना? बेस माना कि कार्बन के एक एटम का मास उन्होंने डिसाइड कर दिया कि 12 AMU है। क्या डिसाइड किया? 12 AMU है। अब इसी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है जो जितना भारी होगा उसका एटॉमिक मास उतना होगा। तो हमने कहा ये तो बहुत आसान है। ये AMU के बारे में बात करोगे जब, तो अगर यहां पे मैं लिखना चाहूं 12 AMU का मतलब क्या है ध्यान समझिएगा, है क्या? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है। अगर आप 1 AMU की बात करोगे, 1 AMU का बात करोगे तो क्या 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हो जाएगा। आपने कहा ये जबरदस्त बात आई। और यहां से जो हमने एटम के बारे में प्रिडिक्ट किया था AMU वर्ड, उस AMU का मतलब निकल के क्या आया? 1 AMU की वैल्यू निकल के आई 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 का कार्बन एटम के, कार्बन जहां भी मैं बोलूं कार्बन 12 समझेंगे, ठीक है? कार्बन एटम के 1/12 भाग के बराबर है। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू,
अगर आप मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम को देखोगे तो मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम मेजर करके जो आया था वो आया था 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। क्या था? 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। क्लियर है? तो यहां से एक एमयू की वैल्यू निकल के आएगी 1.66054 या अपन 2 डिजिट तक याद रखेंगे 66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो ना? क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? और इसको क्या कर लेना है? रिमेंबर, आज के बाद जीवन भर कभी कोई आपसे बोले कि एक एमयू की वैल्यू कितनी होती है तो हमें हमारे जुबान पे याद होना चाहिए कि एक एमयू की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर है? क्या ये चीज आपने नोट कर लिया? अगर ये चीज नोट कर लिया तो मजा आने वाला है। आगे देखिए अभी अभी हमने जस्ट बताया कि एक एमयू का मतलब होता है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। आपने कहा ये मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम होता है, इसको किसी और पार्ट में लिख सकते हैं क्या? तो मैं यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, वो चीज आप ध्यान देंगे, वो आगे पढ़ेंगे आप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमने कहा कार्बन का मोलर मास तो आएगा 12 ग्राम पर मोल। क्या आएगा? 12 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल कार्बन का मास है 12 ग्राम। ध्यान समझिएगा, कितना है? 12 ग्राम है। इसका यही जाहिर सा मतलब जिस दिन मैंने मोल पढ़ाया उस दिन से ये पॉइंट आपको दिक्कत नहीं देगा, बट अभी मान लीजिए कि एक मोल कार्बन का मतलब है 12 ग्राम। वैसे भी हमने 9th में थोड़ा सा मोल के बारे में पढ़ा होगा कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन का वेट कितना हो जाएगा? 12 ग्राम होगा। क्या होगा? 12 ग्राम होगा। तो एक कार्बन एटम का जो मास होगा क्या निकल के आएगा? 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम होगा कि नहीं होगा? और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को क्या हम नंबर ऑफ अवोगाड्रो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ अवोगाड्रो बोलते हैं। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि क्या आ गया? क्या आ गया? 12 बाई Na ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यहां से मास ऑफ वन कार्बन एटम की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई Na ग्राम आया कि नहीं आया? आ गया आ गया। हमने कहा ये नहीं समझ में आता है तो आएगा, जिस दिन मैंने मोल पढ़ा उस दिन आएगा। तो अभी के लिए क्या करना है? मान लेना है। तो यहां से निकल के आएगा एक एमयू इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1/12 इंटू 12 बाई Na ग्राम। क्या हो जाएगा? 12 बाई Na ग्राम। और यहां से निकल के आएगा एक एमयू इक्वल टू हो जाएगा 1/Na ग्राम। क्या हो जाएगा? 1/Na ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/Na ग्राम हो जाएगा। तो एक एमयू का मतलब समझ में आया? एक एमयू का मतलब क्या हो गया? एक एमयू का मतलब हो गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.66 या 1.67 जो भी याद करिए, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और एक एमयू का मतलब होता है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। और तीसरी बात हमको समझ में आई कि एक एमयू को हम 1/Na ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये रिलेशन था किसके बीच? एमयू और ग्राम के बीच। किसके बीच रिलेशन था? एमयू और ग्राम के बीच रिलेशन था। ठीक है। जैसे मैं बात करूं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आप बोलते हैं कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। क्या है? 24 ग्राम है। और जैसे ही हम इसको एमयू में चेंज करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो एमयू में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई ग्राम डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 नहीं 24 ग्राम पर एमयू।
अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये तो कट जाएंगे अरे कट जाएगा ना, यहां से आएगा 1.008 AMU। क्या आएगा? 1.008 AMU। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो गया? 1.008 AMU। और हमेशा हम याद कैसे रखते हैं? नियरली में याद करते हैं, मतलब सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन है इसका? तो 1 है। तो क्या याद रखेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 AMU हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 AMU हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 AMU। इसका तो डिसाइडेड है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का आपको याद करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पीरियोडिक टेबल ले लेनी है, और जहां भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वहां सामने बैठ के चिपका दीजिए, और हमेशा कुछ भी काम करिए पीरियोडिक टेबल पे नजर बनी होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं इसकी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ट्रिक के साथ। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है इसका, आप सीखोगे कि कैसे हम याद करेंगे। याद होगा तभी इसका एटॉमिक मास आप याद कर पाएंगे। तो मैं कुछ का जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख दे रहा हूं। ऑक्सीजन का होगा 16 AMU। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, बस भाई अब आप समझ गए हो एटॉमिक मास की यूनिट AMU है, तो मैं यूनिट बार बार लिखूंगा नहीं। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं यूनिट नहीं लिखने वाला हूं। जैसे मैंने हाइड्रोजन कहा तो आपने कहा 1, हीलियम कहा तो 4, लिथियम का कितना होता है 7, बेरिलियम का कितना होता है 9, बोरान का कितना होता है 11। ये मैं डिजिट में लिख रहा हूं, ये लगभग लगभग आसपास ही होते हैं, ठीक है। कार्बन की बात करूं तो 12, ठीक है। मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। कार्बन के बाद आएगा क्या? अरे हा ही ली बे बक। ये कुछ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं जिनके हमें एटॉमिक मास याद होने चाहिए, और यदि नहीं याद है तो उनको आप याद करिए। उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। एटलीस्ट 1 से 30 तक तो याद होना ही चाहिए, यदि आपको कोई भी एग्जाम देना हो, बोर्ड से रिलेटेड हो या कंपटीशन से रिलेटेड हो। तो मैं कुछ के नाम तो लिख दे रहा हूं, बट उनको कैसे आप याद करोगे, और नहीं भी याद करोगे तो मैं इतना एग्जाम्पल लेता हूं कि आपको खुद ही याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। यूनिट किस में होगी? AMU में होगी, वो आपको पता है, तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरान का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये स्टार्टिंग से मैं सीरियल वाइज लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको आसान हो याद करने में कि कैसे इनमें डिस्टेंसेज हैं। फ्लोरीन का 19 होता है, नियोन का 20 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का, यहां पे है डिफरेंसेस, पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं, कैल्शियम 40 होता है, ठीक है। 20 तक हमको याद है तो ठीक है चलेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी आना चाहिए, जैसे ब्रोमीन 80, Ag 108, Au सोना चांदी तो याद ही होने चाहिए, Hg 200, और भी कुछ याद होने चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर आपने इतना याद कर लिया ना तो सफिशियंट है। कोई भी एग्जांपल आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी एग्जांपल आएगा तो क्या होगा? अच्छा लाइट नहीं जली थी, कोई बात नहीं। कोई भी एग्जांपल आएगा तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, बात समझ आ रही है।
सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। बात सुना रही है? तो ये इतने इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिख लेता हूं। प्रॉब्लम नंबर इस सीरीज का, इस चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 1.1 क्या दे रखा है? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम is 26.56 896 into 10 to the power minus 24 gram, 10 to the power 24 gram. What is the atomic mass in U? तो एकदम सिंपल है ना, एकदम आराम से समझिएगा। आपने कहा कि यार मुझे तो यार ग्राम में दे रखा है, एटॉमिक मास एमयू में चाहिए, तो सुनो ना, सुनो तो सॉल्यूशन देखो। मैंने कहा यार एक एमयू का मास जो होता है वो लगभग 1.66056 लगभग इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। क्या होता है? 24 ग्राम हो रखा। तो आपने कहा उतना मास दे रखा है तो एमयू में निकालना है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे, तो कभी भी अगर मास आपको ग्राम में दे रखा है ना, तो एमयू में चेंज करना, तो क्या करोगे 1.66056 से क्या कर दोगे, भाग दे दो। 1.66056 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। क्लियर है? तो एटॉमिक मास इन यू मतलब यूनिफाइड मास या फिर एमयू बोले, दोनों का मतलब सेम है ना, स्टार्टिंग में होता है ना अभी। तो क्या हो जाएगा 26.56896 डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ऊपर भी है और ग्राम पर एमयू मैंने एक बार और डिवाइड किया था ग्राम पर एमयू से, ध्यान समझिएगा। तो ग्राम पर एमयू, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर एमयू। और जब आप इसको उड़ाओगे तो 15.995 आई थिंक यही होना चाहिए। 15.995 या फिर नियरली हम इसे क्या जान लेंगे, 16 एमयू। क्या बोलेंगे, 16 एमयू या यू या फिर एमयू। हम हमेशा एटॉमिक मास नियरेस्ट इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नियरेस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एटॉमिक मास से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी क्लियर हो गई हैं। अब यहां पे एक टर्म आता है ग्राम एटॉमिक मास, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में पूछे तो कभी भी प्रॉब्लम ना आए कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, बस एक लाइन का है, ध्यान समझिएगा, GAM। कैसे याद रखेंगे, एटॉमिक मास इन ग्राम। तुमने कहा मतलब नहीं समझे, जब हम एटॉमिक मास को, जब हम एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं तो एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन जब उसी एमयू की जगह हम ग्राम में रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। आगे चल के मोलर मास भी पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे दोनों के बारे में बताएंगे, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे आप मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का वैसे का नहीं लिखना चाहिए, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो हमने अभी याद किया था 16 होता इसका एटॉमिक मास। देखो 16 होता कि नहीं होता, ये देखो 16 है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका, 16 ग्राम। क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। इसी प्रकार कार्बन का अगर ग्राम एटॉमिक मास आपसे कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। क्या हो जाएगा,
16 ग्राम। एक्चुअली में ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, ये मोलर मास के पार्ट होते हैं। देखो, मोलर मास दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो ग्राम एटॉमिक मास, एक तो ग्राम मोलिकुलर मास। तो अभी ये डिस्कस करना यहां थोड़ा सा सही नहीं होगा पूरा, क्योंकि जब आप पूरा पढ़ लोगे तब ना डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। अभी फिर ग्राम एटॉमिक मास के बारे में जानो। तो ये समझ में आ रहा है कि एक मोल का मास है, ये एक्चुअली में एक मोल का मास होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर हम बात करें बात करें किसकी, जैसे हमने कहा सर सोडियम की बात करो, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। क्या हो जाएगा? 23 ग्राम। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए बात करते हैं एक नया टॉपिक है ग्राम। बार बार ग्राम क्यों आ रहा है? इतना ग्राम पढ़ लिया गया है कि क्या ही बताया जाए। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, AAM। शॉर्टकट में भी कहीं कहीं लिख दूंगा मैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? AAM होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितने भी एटम होते हैं ना, उनके कोई ना कोई आइसोटोप्स होते हैं। अब हमने कहा यार ये आइसोटोप क्या है, तो ध्यान समझो। भाई नाम लिखा है तो बताएंगे ना आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स में ध्यान रखिएगा, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर होता है। अब आपने कहा समझ नहीं पाया, तो हमने कहा समझो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है AZ, या फिर कोई अगर गलती से ऐसे लिख दे तो बुरा ना मानिएगा, और यदि कोई ऐसे लिख दे तब भी बुरा मत मानिएगा। ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाला हमेशा मास नंबर होगा। क्या होगा? मास नंबर होगा। ध्यान समझिए, क्या होगा? मास नंबर होगा। नीचे वाला हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। क्या ये लाइन क्लियर हो रही है? ऊपर हमेशा मास होगा, जो भारी होगा हमेशा ऊपर रहेगा। क्लियर है? अरे बड़े लोग तो हमेशा ऊपर रहते हैं ना, तो ऐसे याद रखिए कि बड़ा हमेशा ऊपर रहेगा। अब आपने कहा कि बड़ा छोटा कौन, अभी दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू, तो आपको चीजें समझ में आएंगे। अगर मैं बोलूं आपसे एटॉमिक नंबर मैं बोलूं अगर आपसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता सकते हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। ध्यान समझिएगा। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बराबर होगा किसके? Z के। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो बराबर किसके होगा? Z के। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बराबर किसके होगा? तो A-Z के। ये चीज अभी आप याद रखिएगा, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और पढ़ेंगे आप इसी एक चैप्टर के बाद। क्लियर है? तो आपको मजा आएगा कि यार ये रिप्रेजेंटेशन कैसे, ये रिप्रेजेंटेशन है एटम का। किसका? एटम का रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बुरा ना मानिएगा, कहीं बुकों में ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सारे सही है। मकसद बस इतना होना चाहिए, मास नंबर ऊपर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर नीचे होना चाहिए। आपने कहा यार आइसोटॉप्स लिख के आप बस छोड़ दिया। आइसोटॉप का मतलब क्या? सेम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब नीचे वाले सेम होंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, आएंगे। एवरेज एटॉमिक पार्ट को ही तो पढ़ रहे हैं। आइए आइसोटॉप्स की बात करते हैं, क्योंकि ये आएगा तभी हम कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा Cl1735, Cl1737। और आपसे यदि पूछे कोई कि क्या ये आइसोटोप्स हैं, तो देखिएगा इनके मास नंबर डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या मास नंबर डिफरेंट हैं? बिल्कुल, मास नंबर डिफरेंट है तो चलेगा। एटॉमिक नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एटॉमिक नंबर सेम है तो चलेगा। ये आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 1H1 या 1H2 या 1H3, नाम याद रखिएगा।
इसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, इसे हम 1d2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। ट्रीटियम, ट्राइटियम या ट्रीटियम, जो भी नाम याद रखिएगा, इसे हम 1t3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? 1t3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये आइसोटोप्स हैं, तो देखिएगा इनके एटॉमिक नंबर सेम है। क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है। यहां थोड़ी सी ब्लरनेस आ रही है क्या? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, तो ये हैं। क्या है? हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखूं 6C12, 6C13, 6C14, तो क्या समझ में आ रहा है? आइसोटोप्स हैं, बिल्कुल हैं। ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे आइसोटोप्स होंगे। तो हमने इन आइसोटोप्स को क्या किया? समझने की कोशिश की। कैसे की? समझने की कोशिश की। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि इनका जो एटॉमिक, जो आइसोटोप्स होते हैं, कोई भी एटम हो उसके आइसोटोप्स होते ही होते हैं, ठीक है। और उन आइसोटोप्स की, ध्यान समझिएगा, उन आइसोटोप्स की कोई ना कोई एबंडेंस होती है, कोई ना कोई एबंडेंस होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्लोरीन 37 75% एबंडेंस रखता है, मतलब इस प्रकृति में, इस नेचर में 75% ये होता है। और कोई भी सैंपल आप लेंगे तो उसमें 25% क्या होगा? ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? ध्यान समझिएगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? सभी आइसोटोप्स के मास का सम होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? सभी आइसोटोप्स के मास का सम होगा। क्या होगा? मास का सम होगा। और इसीलिए जो हम मास, एटॉमिक मास याद रखते हैं वो डेसिमल में होता है। तो डेसिमल में हो रहा है, इसका मतलब एक से ज्यादा का एवरेज लिया गया है। लेकिन कभी भी अगर आप बोलोगे क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37, तो उसमें ये चीज आपको अलग से नहीं दिखेगी। बात समझ आ रही है? तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक है x1%, एक है x2%, एक है x3%, एक है x4%, ऐसे चलता जा रहा है। ढेर सारे आइसोटोप्स हैं अपने पास और इनके मोलिकुलर मास M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। मैं यहां पे रिपीट करना चाहूंगा, ये एटम है तो इनका एटॉमिक मास होगा, ना कि मोलिकुलर मास। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक नंबर याद निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो क्या करोगे? x1 इंटू M1 करोगे, प्लस x2 इंटू M2 करोगे, प्लस x3 इंटू M3 करोगे, प्लस जितने भी होंगे हम जोड़ते चले जाएंगे, डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी होंगे उनके परसेंटेज को लिखेंगे। यहां दो चीजें नोट करने वाली हैं। एक तो ये क्या है? परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, एंड ये नोट करने वाली चीज क्या है? एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। एक पॉइंट और नोट डाउन करिएगा कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट सो ऑन, इसकी वैल्यू हमेशा 100 होगी। क्यों? अगर दो हैं तो सिंपल सी बात है कि एक 40 है तो दूसरा 60 होगा। अगर 3 है, एक 20 है, एक 40 है, तो चौथा भी क्या होगा? तीसरा भी क्या होगा? 40 होगा। हमेशा इनका सम कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो इस थ्योरी को बस समझने के लिए मैंने लिखा है और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे हमने बात की क्लोरीन की, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? एक हमने एग्जांपल के थ्रू समझाया, क्लोरीन 35 है, दूसरा क्लोरीन 37 है। और इनके परसेंटेज एबंडेंस की बात की जाए तो 75% ये है, 25% ये है। अगर आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, क्योंकि इसमें आइसोटोप्स कितने हैं? इसमें आइसोटोप्स दो ही हैं, तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा? M1 x1 प्लस M2 x2 का होगा फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने लिखा M1 x1 प्लस
M2x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। दो आइसोटोप्स हैं तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। ये बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आएगा क्या? M1 कितना है? अगर मैं इसको M1 मान लूं तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25, 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों? x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी। क्लियर है? तो इसको जब ऐड करोगे आप तो आएगा 3550 डिवाइडेड बाई 100, 3550 डिवाइडेड बाई 100, और यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा क्या? 35.50। दिस इज एटॉमिक मास। दिस इज एटॉमिक मास, या फिर हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। यही कारण है कि जो हम एटॉमिक मास याद रखते हैं वो क्या होता है? कंप्लीट होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? एक से ज्यादा आइसोटोप्स के सम होते हैं या एवरेज होते हैं। और जब भी आप एवरेज लोगे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होगा? इनकी जो अबेंडेंस होती है, ये तो मैंने कैलकुलेशन को कम करने के लिए डेसिमल में यूज नहीं किया है। बात समझ है? तो पैटर्न नंबर 1 था ये। अब पैटर्न नंबर 2 क्या है? क्वेश्चंस ऐसा भी दे देगा आपको कि बताओ जैसे कोई भी एक एलिमेंट्स है, उनके दो आइसोटोप्स हैं और उनका एवरेज एटॉमिक मास इतना है, तो बताओ कि उनकी परसेंटेज एबंडेंस नेचर में कितनी होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। एक एग्जांपल दिया इसने बोरान का। बोला कि बोरान के दो आइसोटोप्स हैं, एक तो B10 है, एक तो B11 है, और इनकी परसेंटेज एबंडेंस के बारे में नहीं जानकारी दे रखा है, लेकिन इनके एवरेज एटॉमिक मास के बारे में जानकारी दे रखा है 10.80। कितना दे रखा है? 10.80। और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड करना है परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बोरान आइसोटोप्स इन नेचर। क्लियर है? तो हमने कहा सिंपल से यार दो सा है, तो देखो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या लिखेंगे? M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, और एवरेज एटॉमिक मास दे रखा 10.80 इक्वल टू M1 किसी योग को मानो। अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्या चीज समझने वाली बात है कि इसको यदि हम x% मान लें, तो मैंने बोला था कि इनका सम 100 होता है, तो इसको हम 100 माइनस x% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 माइनस x% मानेंगे। और इसी बात को यहां हम पुट करते हैं। मैंने लिया इसको ये 10 इंटू x प्लस 11 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 100 होगी। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा? 1080 इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x। क्लियर है? 1080 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10x में से 11x घटाओगे तो कितना आएगा? 1100 माइनस x। क्या जाएगा? 1100 माइनस x। इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। x को मैं उधर ले जा रहा हूं और 1080 को इधर ला रहा हूं। देखिएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1100 माइनस 1080। तो यहां से x इक्वल टू आ गया 20%। कितना आ गया? 20%। ये x की वैल्यू 20% आने के बावजूद भी 99.9% बच्चे ऑप्शन सही नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि 80-20 करना है कि 20-80 वाला ऑप्शन सही करना है। तो x की वैल्यू मानी किसकी थी? ध्यान समझिएगा, x की वैल्यू मानी किसकी है? x हमने माना है B10 को। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि B10 की जो परसेंट एबंडेंस है वो 20% है, और B11 की जो एबंडेंस है वो कितनी होगी? अरे एक 20% है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 80% होगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 80% होगा। ठीक है? क्या ये चीज समझ में आई आपको? चलिए, तो हम पढ़ रहे थे एवरेज एटॉमिक मास, और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, और क्यों एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ी। ढेर सारे आइसोटोप्स की अबंडेंस है हमारे नेचर में। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हम एक प्रॉब्लम या एग्जांपल बोल सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और
एटॉमिक मासेस की बात की जाए तो एटॉमिक मासेस हैं 12, 13, 14, 12, 13.0035, 30.0035 और 14 पॉइंट समथिंग दे रखा है 00317, 00317। तो ध्यान समझिएगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना, क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कुछ नहीं, एबंडेंस और एटॉमिक मास का मल्टीप्लीकेशन करना है। एबंडेंस और एटॉमिक मास का तो ध्यान समझिएगा, अगर कार्बन 12 वाले की बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। एबंडेंस कितनी है? 98.92। तो 12 इंटू 98.892 प्लस 13.0035 इंटू 1.108 प्लस 14.00317 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 और डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। और इसको जब डिवाइड करोगे जोड़ भाग के 12.011 U आएगा। क्या आएगा? 12.011 U आएगा। U मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, या फिर MU भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? MU बोल सकते हैं। जो मैंने पिछले एग्जांपल्स लिए थे उसमें मैंने डेसिमल यूज नहीं किया था, इसलिए नहीं यूज किया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या हो? ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जांपल में, और ये चीज समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, इसका परसेंटेज उसका एटॉमिक मास, उसका परसेंटेज उसका एटॉमिक मास। प्रॉब्लम नंबर 1.2 दे रखा है, इसका एवरेज एटॉमिक मास देखिएगा कैसे निकालेंगे। इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा 90.92 इंटू 19.9924 U में रहेगा, बाद में यूनिट लगा देंगे, कैलकुलेशन करते समय मैं नहीं लिख रहा हूं। 0.26 इंटू 20.9940 प्लस 8.82 इंटू 21.9914 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। और जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आंसर आएगा 21.1707, 21.1707 U। इसका आंसर क्या आएगा? 20.1707 U। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? इस लेक्चर में हमने सीखा कि एटॉमिक मास क्या है, इसकी यूनिट क्या है, MU क्या है, MU का रिलेशन क्या है ग्राम में। ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में सीखा हमने, और आइसोटोप्स के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा? आइसोटोप्स के बारे में सीखा। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रिलेटेड हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर से। ठीक है। तो पूरी इस टॉपिक की समरी थी, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो हमारा सेशन होने वाला है वो मोलिकुलर मास का सेशन होगा। किसका सेशन होगा? मोलिकुलर मास का सेशन होगा। और मोलिकुलर मास की एक खास बात बता दें आपको कि मोलिकुलर मास में क्या होगा, यदि एटॉमिक मासेस आपको पता है एलिमेंट्स के, तो ही आप मोलिकुलर मास कर पाएंगे, और मोलिकुलर मास आपको आता होगा तभी अपन मोल निकाल पाएंगे। तो ये चैप्टर ना बहुत लिंक करके है। यदि कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, अच्छी जगह, लेकिन अगली वीडियो डायरेक्टली आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, उसमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक दूसरे से लिंक है। एटॉमिक मास किससे लिंक है? मोलिकुलर मास से। और मोलिकुलर मास किससे लिंक है? मोल से। और मोल तो सब में लिंक है। मोल क्या है? सब में लिंक है। तो ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ और इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ओके, बाय। मिलते हैं फिर।